हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रविकांत चतुर्वेदी और जैसा कि आप लोग सुन रहे हैं कैरियर पथ चैनल पे मुझे। तो जैसा कि हम लोगों ने पिछले क्लास में बात की थी कि हम लोग एनसीईआरटी सार पे बात करना चाहिए, यानी कि 6 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी को हमें ज़्यादा पढ़ना चाहिए, जिससे कि हम प्रारंभिक परीक्षा के लिहाज से अच्छी तैयारी कर सकें। तो इस दौरान हम लोगों ने कुछ प्रमुख विषयों की चर्चा की थी, जिनमें जो प्रमुख सब्जेक्ट थे वो हिस्ट्री था, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, साइंस टेक और करंट अफेयर्स। तो इन सारे टॉपिकों पे जो हम लोगों ने चर्चा की थी, तो अभी आज का फ़िलहाल का जो टॉपिक है वो क्या है। फ़िलहाल का टॉपिक ये कुछ इस तरीके का है। आज हम लोग क्या करेंगे कि इतिहास के 6 से लेकर 12 तक को अगर हम जोड़ दें एक साथ, तो कंपाइल करने के बाद हमारे पास कुछ मैटर्स निकलते हैं। जैसे प्राचीन इंडिया आएगा, फिर उसके बाद देखते हैं मध्यकालीन भारत है, और फिर मॉडर्न इंडिया यानी कि आधुनिक भारत जो है। इन तीनों को अगर जोड़ें तो ये तीनों इतिहास का एक रूप ले लेता है 6 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी को। क्योंकि एनसीईआरटी में क्या किया गया है कि एनसीईआरटी में एक मतलब बिल्कुल क्रमवार अध्ययन नहीं है। क्रमवार अध्ययन कहने का मतलब क्या है कि कुछ जैसे छठी किताब की क्लास में आपने देखेंगे कि उसकी किताब में क्या है, छठी क्लास में कि उसमें थोड़ा पार्ट मिडुअल का भी दिखाई देता है, थोड़ा एंशिएंट का भी, कहीं कहीं मॉडर्न का भी पार्ट दिखाई देता है। तो हमें वैसे नहीं पढ़ना, हमें क्या करना है, एक सीक्वेंस वाइज पढ़ना है। तो 6 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी अगर हम कंपाइल करें, एक साथ जोड़ें, तो हम पाते हैं कि हमें सबसे जो पहला इतिहास मिलता है वो प्राचीन भारत का मिलता है, यानी कि एंशिएंट इंडिया का। तो एंशिएंट इंडिया में एक दो टॉपिक नहीं है। एंशिएंट इंडिया में तकरीबन 30 टॉपिक्स में, जैसे आप फर्स्ट टॉपिक ले सकते हैं ऐतिहासिक स्रोत, दूसरा प्रस्तर युग आदिम मानव, तीसरा ताम्रपाषाणी कृषि संस्कृति है, चौथा हड़प्पा सभ्यता है, पांचवा वैदिक संस्कृति है, फिर उत्तर वैदिक काल है, जैन और बौद्ध धर्म है, उसके बाद द्वितीय नगरीय क्रांति और मगध का उत्कर्ष दिखाई देता है, वही मौर्य साम्राज्य है, उसके बाद मौर्योत्तर काल है, उसके बाद गुप्त साम्राज्य है और उसका उद्भव और विकास दिखाई देता है, फिर गुप्तोत्तर काल दिखाई देता है, फिर पूर्व मध्यकाल दिखाई देता है। यानी कि प्राचीन इंडिया से हमें तकरीबन कुल मिला के अगर देखें तो मूल से 12 टॉपिक दिखाई देता है, और टोटल अगर हम मिलाएं तो 35 टॉपिक जाता है पूरे इतिहास का। यानी कि पूरे भारतीय इतिहास को हम लोग ख़त्म कर देंगे 35 टॉपिक में। कहने का मतलब ये था, पीछे में कुछ थोड़ा दूसरा बोल गया था मुझे लगता है, तो उस पर ध्यान देना है। मतलब टोटल इतिहास हम लोग 35 लेक्चर में ख़त्म कर देंगे, ठीक है। यानी कि 35 बार हमारी वीडियो का थोड़ा तो सामना करना पड़ेगा, ठीक है। इसमें हम क्या बताएंगे, हमको आपको ये नहीं बताना है कि कैसे पढ़ा जाए। पढ़ना तो सभी लोग को मालूम है कि कैसे पढ़ा जाता है, लेकिन क्या पढ़ना है और कौन से मैटर को पढ़ना है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो उस दौरान अगर हम देखें तो हम सबसे पहला जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है, तो हम अगर प्राचीन भारत में, जैसे मैंने 12 चैप्टर का नाम लिया, ठीक है, तो इन 12 चैप्टर में जो पहला चैप्टर है वो ऐतिहासिक स्रोत होता है। तो किसी भी इतिहास को जानने के लिए सबसे पहले जानना ये जरूरी होता है कि जो इतिहास जन्म लिया है उसका आखिर स्रोत क्या है, आखिर हम लोग कैसे जाने हैं, कैसे समझे हैं कि ये ऐतिहासिक स्रोत, ये इतिहास की बहुमूल्य चीज़ है, या ये कुछ हमारे लिए ज्ञानपरक है, ठीक है, या हमारे पूर्वजों के द्वारा किया हुआ। ये सारी जानकारियाँ हमें ऐतिहासिक स्रोत से मिलती हैं। तो ऐतिहासिक स्रोत से परीक्षा के लिहाज से अगर देखें, खासकर यूपीएससी, यूपीपीसीएस या बीपीएससी या एमपीपीसीएस के हिसाब से, तो ये हमेशा से कुछ न कुछ इसमें से पूछा जाता रहा है। ऐसा नहीं है कि इसमें से सवाल नहीं बनते, बहुत बार सवाल बनते हैं। और ऐसा नहीं कि पर साल बन रहा है, नहीं, 1 साल गैप किया, 2 साल गैप किया, लेकिन उससे सवाल पूछा गया है, उससे क्वेश्चन किया गया है। तो आपको क्या करना है कि चीज़ों को समेटना है। कैसे समेटना है, कैसे करेंगे, तो उसमें क्या करना है कि ऐतिहासिक स्रोत में मैं कुछ मूल टॉपिक दूंगा आपको कि इन टॉपिकों को आप पढ़िए, ठीक है, और मतलब कंपाइल अध्ययन करिए, ठीक है। तो उसमें आपको क्या मिलेगा, सबसे पहला जो टॉपिक मिलेगा कि इतिहास का परिचय। इतिहास क्या होता है, जब फर्स्ट लेसन आप देखेंगे तो ये होता है कि किसी भी चीज़ की शुरुआत पहले उसके परिचय से ही करनी चाहिए। तो इतिहास क्या होता है, तो आप देखते हैं कि इतिहास का अगर संधि विच्छेद करें, इति प्लस हास, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है ऐसा निश्चित रूप से हुआ है। अगर आपसे पूछ ले कभी परीक्षा में कि इतिहास का शाब्दिक अर्थ है, तो उसका मतलब होता है ऐसा निश्चित रूप से हुआ है। फिर हम देखते हैं जैसे ही तो इतिहास को आगे बढ़ते हैं, तो इतिहास से हम आगे जैसे ही बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि इतिहास में भी डिवीजन है। इतिहास क्या कहता है कि इतिहास कहता है कि मैं 3 भाग में बटा हुआ हूँ, ठीक है। जो पहला इतिहास है वो प्राक इतिहास है या प्राग ऐतिहासिक जिसको कहा जाता है। जो दूसरा है या सेकंड जो है उसको कहते हैं आद्य ऐतिहासिक काल, ठीक है। एंड जो थर्ड है उसको कहते हैं ऐतिहासिक काल। अब सवाल ये उठ जाता है कि
प्राक इतिहास, ऐतिहासिक काल या आद्य ऐतिहासिक काल में क्या अंतर है। ठीक, तो ये भी समझ लेना ज़्यादा जरूरी होगा। तो भाई जब हम लिखित इतिहास का जब हम के पहले कालखंड की बात करते हैं तो उसी को प्राग इतिहास कहा जाता है, जो लिखित इतिहास का पहला कालखंड है। इसमें क्या है कि इस कालखंड में लिपि या अक्षर का ज्ञान नहीं है किसी को। ये बिना लिपि या बिना अक्षर के ज्ञान के ये लोग हैं, ये आदिम लोग हैं। ठीक है, इनका क्या है कि इनका जो मूल हथियार है पत्थर है, हड्डियां हैं तथा उनकी गुफा चित्रकारी है, जो जिनके माध्यम से इनके इतिहास को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। यानी कि मानो इस काल में पढ़ा लिखा नहीं था। ठीक है, वो बिल्कुल पढ़ाई लिखाई से अनभिज्ञ था। जैसा कि आजकल कभी कुछ कुछ मानव दिखाई दे देते हैं, वो भी आदि मानव ही हैं, लेकिन उनको आदि मानव में जोड़ना नहीं है, विषय पर है। ठीक है, तो सबसे बड़ी चीज क्या है कि प्राक इतिहास में मतलब इतिहास का वह काल जिसमें मनुष्य कुछ पढ़ना लिखना नहीं जानता था या अक्षर के ज्ञान से अपरिचित था। अगर परिचित रहा भी होगा तो वो मतलब उसका कुछ ऐसा लिपि या पूरा लेख दिखाई नहीं देता। हाँ, उसके इतिहास को समझने के लिए उसके जो बनाए हुए हथियार हैं, जो हड्डी के उपकरण है या प्रस्तर उपकरण है, ठीक है, साथ ही जो उसके द्वारा गुफा चित्रकारी की गई है, उसी के माध्यम से हम उसके इतिहास को समझने का प्रयास करते हैं। बाकी जो सेकंड वाला जो आता है वो है आद्य ऐतिहासिक काल, यानी कि इतिहास कालखंड का वह काल जो लिपि और अक्षर से मानव परिचित है, लेकिन आज तक उसकी लिपि या अक्षर को हम मानव नहीं पढ़ पाए। हो सकता है वो बहुत ज़्यादा बुद्धिमान रहा हो सकता है कि उसने अभी जो किया हो उसको हमारे पास इतनी क्षमता नहीं है, बुद्धि नहीं है कि हम उसको समझ सकें, तो वो आद्य इतिहास काल कहलाता है। ठीक है, इस सभ्यता में अगर हम देखें तो इतिहासकारों का मानना है कि सिंधु घाटी की सभ्यता और वैदिक सभ्यता इसी के अंतर्गत आता है। जब हम लोग जो आगे का चैप्टर पढ़ेंगे तो सिंधु और वैदिक का ही पढ़ेंगे, तो इस मतलब कि ये जो सिंधु और वैदिक है वो आद्य ऐतिहासिक विषय है। ठीक है, तो आद्य ऐतिहासिक आपसे पूछा जाएगा या उसका कौन कौन काल आते हैं तो आप बताने में सक्षम रहेंगे। तीसरी चीज हो जाती ऐतिहासिक काल, यानी कि मतलब इतिहास का वह कालखंड जिसके अंतर्गत हम देखते हैं कि सामग्री प्राप्त है और उसको पढ़ा भी गया है। यानी कि इतिहास का वह कालखंड जिसकी सामग्री प्राप्त है और उसे पढ़ा गया है, यानी कि लिखित रूप में भी प्राप्त है और प्रस्तर अभिलेखों के रूप में भी उसकी पुष्टि है। कहीं ना कहीं उनके इमारतों, उनके द्वारा बनवाए गए जो स्मारक वगैरह हैं, उनसे उसकी पुष्टि हो जाती है, यानी कि वो ऐतिहासिक काल है। अब मतलब इतिहास की डिवीजन के बाद हम देखेंगे कि एनसीईआरटी हमसे कहता है इतिहास के बारे में जानने के लिए कि इतिहास क्या है। तो अगर हम बात करें इतिहास की कि इतिहास क्या है, तो इतिहास को समझने के लिए क्या हम करते हैं कि विद्वानों द्वारा जो विचार दिए गए हैं उसको समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो देखिए हिस्ट्री शब्द का जो सबसे पहला प्रयोग करता था वो हेरोडोटस था। हेरोडोटस ने एक पुस्तक लिखा था हिस्टोरिका। एक विद्वान है सीसरो या कहीं कहीं दीदरो भी मिल जाता है। अब थोड़ा यूरोपीय नाम है तो थोड़ा भ्रंश रहता है, तो सीसरो या दीदरो ध्यान रखिएगा, वैसे सीसरो ही है। ठीक है, तो सीसरो ने क्या किया था कि हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा था और कहा था कि पूरे विश्व में इतिहास लेखन से परिचित कराने वाले कौन थे? हेरोडोटस थे, जिन्होंने एक क्रमबद्ध इतिहास की रचना करने का प्रयास किया। हिस्टोरिका नामक की पुस्तक में उन्होंने थोड़ी चर्चा भारत के बारे में भी की है। ठीक है, तो इसको हम लोग ध्यान देंगे। अब अगला जो बात आ जाती है कि भाई अब हम इतिहास के बारे में समझ गए, इतिहास क्या होता है, कितने भागों में विभाजित है, ये समझ लिए। अब इसके बाद अब जिसका इतिहास पढ़ने जा रहे हैं हम उसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं, यानी कि भारत क्या है। ठीक है, तो देखिए भारत, या आपने भारत के लिए कई नाम सुना होगा। अब भारत के लिए कई नाम में क्या है कि ये मतलब भारत का परिचय है, सामान्य परिचय। तो उसमें क्या कहता है कि हाकमनी या ईरानी लोग कहते हैं इसको इन्होंने इंडिया नाम दिया। फारसी में हिंदू या हिंदुस्तान, या यूनानी में इंडस नाम दिया गया, हिब्रू में हुड्डू नाम दिया गया, लैटिन में इंडस नाम दिया गया। लेकिन ये सारे नाम मतलब इंडिया भारत के लिए प्रयोग नहीं किए गए, ये नाम सिंधु के लिए प्रयोग किया गया है। ये भी ध्यान रखना है कि सिंधु के लिए कौन कौन सा नाम प्रयोग किया गया है, और सिंधु के उस पार के क्षेत्र को उनके द्वारा हिंदुस्तान कहा गया। यानी कि सिंधु को हिंदू कहीं ना कहीं स को ह वाली जो प्रवृत्ति थी, उनकी बिगड़ी हुई प्रवृत्ति, वो कहीं ना कहीं वो आड़े आ रही थी। ठीक है, लेकिन अगर आपसे कभी पूछ लिया जाए कि जैसे यूनानी क्या कहता है, फिर फारसी क्या कहता है, या फिर हिब्रू भाषा में क्या कहा गया है, लैटिन भाषा में क्या कहा गया है, तो ये इन सब चीज़ों का आपको थोड़ा सा ध्यान होना चाहिए। तो उसके लिए मैंने बताया। ठीक है,
आगे अगर हम जैसे बात करें तो हमें देखते हैं कि भारत को एक प्रदेश के रूप में जो विस्तृत चर्चा मिलती हो, वो पहली जो पुस्तक है वो आचार्य पाणिनि कृत अष्टाध्यायी है। तो अष्टाध्यायी में भारत के प्रदेशों को रेखांकित किया गया है, यानी कि भौगोलिक रूप से जो अभी तक जो ये था ये नामकरण था, लेकिन भौगोलिक सीमा के साथ जो कहीं किसी का हिंदुस्तान या भारत का वर्णन मिलता है तो पहली पुस्तक जो है वो आपकी पाणिनि कृत अष्टाध्यायी है। और इसकी पुष्टि बाद के जो आने वाली किताबें हैं वो भी इसकी पुष्टि करती हैं। और उसमें अगर हम देखें, उसमें अगर हम पाएं तो उसके बाद की जो पतंजलि की एक किताब है महाभाष्य, उसमें भी इस बात की पुष्टि की गई है। ठीक है, तो अब आप बताने में एक सक्षम होंगे। हालांकि ये भी आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि पाणिनि ने अपने पुस्तक में भारत के लिए किस शब्द का प्रयोग किया, भारत के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है, तो वो है आर्यावर्त। ध्यान रखिएगा, आर्यावर्त। ठीक है, क्योंकि भारत के कई नाम हैं, हिंदुस्तान, भारत, इंडिया, आर्यावर्त, जम्मूद्वीप, और जम्मूद्वीप जो नाम मिलता है वो बौद्ध ग्रंथों में मिलता है, तो उसको भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब आगे बात करते हैं थोड़ा सा हिस्ट्री का और परिचय। ठीक है, कि हिस्ट्री का मतलब कि हिस्ट्री में एडी आता, आपने देखा होगा एडी लिखा होता है या बीसी लिखा होता है, यानी कि ईस्वी पूर्व और ईस्वी, ये दो चीज़ लिखा होता है। बहुत ज़्यादा मतलब ये अभी मैं टोटल फंडामेंटल आप लोगों से बात कर रहा हूँ कि इसमें करना क्या है, फंडामेंटल चीज़ों में कि इनको मतलब क्या होता है, इतिहास कैसे पढ़ा जाता है। तो हमने देखा कि दो चीज़ हमारे सामने आ रहा है, दो तरह की तिथि है। एक कह रहा है कि 512 ईस्वी पूर्व और एक कह रहा है 512 ईस्वी। इसका मतलब क्या हो गया, तो देखिए बीसी वर्सेस एडी, मतलब दोनों को समझने का प्रयास करते हैं। तो बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, यानी कि ईसा के जन्म के पूर्व। ठीक है, और एडी मतलब एडी का मतलब तात्पर्य होता है कि डोमिन भी इसको नाम दिया गया है। तो मतलब दो तरीके का है, एक बीसी है और एक एडी है। तो बीसी का मतलब हो गया बिफोर क्राइस्ट, यानी कि ईसा के जन्म के पूर्व, और एडी का मतलब हो गया एनो डोमिन, यानी दो तरह की चीज़ें एक साथ हमें दिखाई देती हैं। आगे अगर हम बात करें कि इन तिथियों से क्या तात्पर्य है, तो ईसा के जन्म के पूर्व की जितनी घटनाएं हैं वो बीसी के अंतर्गत आती हैं, और बीसा के जन्म के बाद या किस समय से जितनी घटनाएं हैं वो एडी के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, यानी कि ईस्वी के अंतर्गत आती हैं, और उसके पूर्व की घटनाएं ईस्वी पूर्व के अंतर्गत आती हैं। दोनों में कॉमन अंतर यह भी है कि आप देखेंगे कि बीसी वाला जो समय है वो घटता हुआ प्रतीत होगा, और जो आपका एडी वाला समय है यानी कि ईस्वी वाला समय है वो बढ़ता हुआ प्रयोग होगा। जैसे कि आप जाएं, जैसे आप समझ लेते हैं कि बीसी कहने का क्या मतलब है, तो वो कहता है कि 2550 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व बीसी कहेगा, जबकि एडी कहेगा कि 1750 से 2300 ईस्वी पूर्व, 2300 ईस्वी। ठीक है, वहाँ पूर्व की बात नहीं होगी, मतलब 1750 से 2300 ईस्वी ये बात करेगा। मतलब एक क्या है, एक घटता हुआ होगा, एक क्या है बढ़ता हुआ होगा। तो एक कॉमन एक डिफरेंस है। फिर हम बात करते हैं इस लेसन में भौतिक अवशेषों की, कि भौतिक अवशेष क्या होते हैं। अगर किसी को थोड़ा दिक्कत होगा तो वीडियो बार बार चला के देखेगा। ठीक है, उससे उसको समझ में आएगा कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। अगर फिर भी दिक्कत होगा तो आप मुझसे बताएंगे। ठीक है, भौतिक अवशेष, तो भौतिक अवशेष में हम क्या पाते हैं, सबसे पहले टीला होता है। टीला कहीं का भी एक टीला, मतलब टीला कहने का मतलब है कि भौतिक अवशेषों की जो जानकारी या अध्ययन में के अंतर्गत हम सबसे पहले टीला पाते हैं। तो टीला क्या होता है भाई, तो धरती की सतह से उभरा हुआ वह भाग होता है जिसमें कुछ पुरानी बस्तियां, संस्कृति के अवशेष पाए जाते हैं। ठीक है, अगर इन टीलों का अध्ययन करें तो हमें तीन तरह की संस्कृति दिखाई देती है। एक संस्कृति है एकल संस्कृति, एक संस्कृति है मुख्य संस्कृति, और एक संस्कृति है बहुसंस्कृति। एकल संस्कृति में क्या होता है, एकल संस्कृति के अंतर्गत एक ही तरह की संस्कृति चारों तरफ दिखाई देती है, जबकि आप देखेंगे मुख्य संस्कृति तो उसमें एक जगह एक संस्कृति के साथ साथ कुछ और संस्कृतियों की विद्यमानता पाई जाती है। और बहुसंस्कृति में लेकिन रहता एक ही संस्कृति है, उसके मतलब इर्द गिर्द छोटी छोटी संस्कृतियां होती हैं, वो मुख्य संस्कृति में आ जाता है। और बहुसंस्कृति में समान रूप की कई संस्कृतियां एक साथ विद्यमान दिखाई देती हैं। तो ये चीज़ हो गया। अगला अगर हम देखें भौतिक अवशेष में, मतलब पहला टीला हो गया, टीला के बारे में समझे। दूसरा अगर बात करें तो मृदभांडों का प्रयोग। मृदभांड यानी कि जो आदिम लोगों के द्वारा प्रयोग में लाए गए बर्तन जो थे, या फिर
वो भोजन पकाने के काम में आता हो या फिर जल रखने के काम में आता हो, उन्होंने कुछ न कुछ बर्तन मृदभांड बनाए थे। उन मृदभांडों का अगर जब हम अध्ययन करते हैं, अब से एक और सवाल हो जाएगा यहाँ पे, उसको हम आगे करेंगे, जैसे कि सी कार्बन क्या है, तो उसके माध्यम से ये पता लगाया जाता है कि किस काल का है और ये किस काल की विशेषता है कि मृदभांड गिरुए रंग का है, मृदभांड काले या काले पालिश मारे हुए मृदभांड है, या फिर देखते हैं कि मृदभांड बिल्कुल चमकीले नहीं है, वो नॉर्मल रंग से रंगे गए हैं। तो वो सबकी हर एक काल की अपनी एक कुछ विशेषता है, उसको हम लोग देखेंगे। फिर आगे हम बात करेंगे अनाजों के इस्तेमाल का। अनाज क्या है, जब मनुष्य जैसे जनजीवन जो शुरू हुआ है वो ऐसे नहीं है कि मनुष्य जनजीवन एकाएक शुरू हुआ है। मनुष्य जनजीवन ने अपने शुरुआती दौर से ही कृषि कार्य को प्रदर्शित किया है। कहीं ना कहीं कुछ ही समय ऐसा रहा है जो खानाबदोश रहा है, लेकिन बाद के काल में हम देखें, जब हम क्रमबद्ध इतिहास पढ़ना शुरू करते हैं तो मनुष्य ने कुछ न कुछ अपने खाने पीने के लिए अनाज पैदा किया खेतों से। तो उन अनाजों का इस्तेमाल, उनमें किन किन तरीके के अनाज थे, कौन कौन से अनाज थे जिनके माध्यम से वो इस तरीके का मतलब अपना जीवन निर्वाह कर रहा था। क्योंकि अनाजों का जब ज़्यादा उत्पादन होता है, जब सरप्लस आता है, अधिशेष आता है, तो व्यापार शुरू होता है। क्योंकि जैसे आप एक साधारण व्यक्ति हैं या मान लो कि आप किसान हो, आप अगर कोई खेत में कृषि कर रहे हो तो कृषि को आप तब बेचोगे जब आपके खाने से वो ज़्यादा होता है, उसमें अधिशेष आता है, सरप्लस आता है। उसी तरीके से उनके साथ भी हुआ। ठीक है, उन्होंने पहले अपने भोजन के लिए, अपनी आवश्यकता के लिए उपजाया, फिर बाद में जब आवश्यकता से जब अधिक हुआ तो उन्होंने उसको व्यापार और व्यवसाय में लगाया। ठीक है, आगे अब अगला बात करेंगे, जैसे NCERT की इसी फर्स्ट चैप्टर में आप देखेंगे दक्षिण भारत ने महापाषाण की बात करेगा। तो दक्षिण भारत ने महापाषाण संस्कृति एक अलग से ही पढ़ना है। उसमें क्या है कि उसको क्या कहा जाता है, आपसे यही सवाल हो सकता है कि दक्षिण भारत में जो महापाषाण जो संस्कृति है उसको किस नाम से जाना जाता है, तो उसको मेगालिथ नाम से दिया गया है। फिर हमने बात किया था अभी कि अवशेषों के अध्ययन के लिए या पुरातत्वों के अध्ययन के लिए सी कार्बन 14 पद्धति, ठीक है, एक रेडियो डेटिंग कार्बन पद्धति है। इसके अंतर्गत क्या किया जाता है कि पुरातत्व का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, बाद में हम देखेंगे सिक्कों का अध्ययन। क्या होता है सिक्के क्या होते हैं, जो हमारी ऐतिहासिक जानकारी में सिक्के एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो सिक्के किस तरीके के होते हैं, सिक्के का अध्ययन क्या कहलाता है, आपसे ये सवाल हो सकता है कि सिक्के का अध्ययन क्या कहलाता है। तो सिक्के का जो अध्ययन होता है उसको मुद्रा शास्त्र कहते हैं या फिर न्यूमिस्मेटिक्स कहा जाता है। ठीक है, उसको अंग्रेजी उसमें। ठीक है, और सिक्कों में भी एक कई रूप हैं। अब जैसे जो शुरुआती सिक्के हैं उनको कसारपण, जिसे साहित्य में कसारपण कहा गया है, अन्य जगहों पे आहत सिक्के कहा गया है। तो आहत सिक्के क्या होते हैं, ठीक है, ये 5वीं 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास दिखाई देंगे आहत सिक्के। उसमें क्या होता है कि उसमें कोई मुद्रा का मूल्य अंकित नहीं होता है, बल्कि जहां मुद्रा का मूल्य अंकित होना चाहिए वहां पे अर्धचंद्र की आकृति, मत्स्य की आकृति, किसी वृक्ष की आकृति इस तरीके से दी गई होती है और उन्हें ठप्पा मार के बनाया जाता था। ठीक है, ठप्पा मार के उसमें सूर्य चंद्रमा की आकृति इस तरीके की या जानवर या पेड़ पौधों की भी आकृति दिखाई देती है। ठीक है, तो अगला इसमें हम बात करते हैं कि ये सिक्के मिले कहाँ से हैं। तो हम देखते हैं कि इन सिक्कों का प्रसार लगभग समूचे पूरे देश में है। ठीक है, इसमें खासकर हम देखते हैं तक्षशिला, मगध और दक्षिण भारत के कुछ क्षेत्र जैसे मैसूर वगैरह में भी ये दिखाई पड़ते हैं। अब अगला चीज हो जाता है कि साहित्य में इनको क्या कहा गया है। तो साहित्य में जैसे मैंने पहले बताया कि कसारपण कहा जाता है, यानी कि सिक्कों का थोड़ा अध्ययन करिएगा। फिर उसमें किस धातु के सिक्के होते थे, तो हम देख रहे हैं कि तांबे के हैं, सोने के हैं, चांदी के हैं, प्रोटीन के हैं, शीशे के हैं। सिक्के कई धातुओं के बनाए गए हैं। उसमें हम देखेंगे कि सबसे पहले सोने के सिक्के भारत में किसने शुरू किया। तो हम जब कुषाण शासक पढ़ेंगे तो उसमें पाएंगे कि कुषाण शासकों ने सबसे पहले सोने के सिक्के चालू किए, जिसमें भीम कडफिसेस का नाम आपको ध्यान होगा। ठीक है, यानी कि कुषाण शासक ने ये सब चीजें कहाँ से लिया, तो ये फारसी शासकों से लिया। जो फारसी शासक जो पहले विश्व में अपने यहाँ चलन में रखते थे इन सिक्कों को। तो ये चीज हो गया। आगे का अगर टॉपिक देखें तो हमें आता है अभिलेख। तो अभिलेखों के बारे में थोड़ा सा बारीकी से अध्ययन कि अभिलेख क्या होते हैं। पहला चीज कि अभिलेखों का अध्ययन जो होता है वो क्या कहलाता है, तो अभिलेख शास्त्र या एपिग्राफी कहलाता है। ठीक है, एपिग्राफी कहा जाता है उसको। तो उसको भी ध्यान दे देना है कि इसमें एपिग्राफी क्या होता है। ठीक है, एपिग्राफी के अंतर्गत हमें किन चीजों का अध्ययन करना होता है। ठीक है, इसको हम लोग समझेंगे। फिर हम बात करते हैं साहित्यिक स्रोत के बारे में। तो देखिए, साहित्य का जो स्रोत है वो काफी बड़ा लंबा चौड़ा हो जाता है। उसमें क्या है कि साहित्य दो तरीके का हमें दिखाई देता है। जो पहला साहित्य है वो धार्मिक साहित्य है और जो दूसरा साहित्य है वो धर्मेतर साहित्य है। तो धार्मिक या लौकिक साहित्य कहिए,
धार्मिक साहित्य और लौकिक साहित्य। तो धार्मिक साहित्य के अंतर्गत क्या है कि ब्राह्मण साहित्य है और ब्राह्मणेतर साहित्य है, पहला डिवीजन हो जाता है। ठीक है, धार्मिक साहित्य में दो डिवीजन है, क्या क्या है, ब्राह्मण साहित्य और ब्राह्मणेतर साहित्य। अगला लौकिक साहित्य हो जाता है, मतलब इससे अलग साहित्य का, मतलब जो हम बांटे थे कि साहित्य का दो भाग, धार्मिक साहित्य और लौकिक साहित्य। और धार्मिक साहित्य में ब्राह्मण साहित्य और ब्राह्मणेतर साहित्य। तो ब्राह्मण साहित्य में कौन कौन आ जाएगा, वेद आ जाएगा, उपनिषद आ जाएगा, पुराण आ जाएगा, वेदांग आ जाएगा, ठीक है, फिर स्मृति आ जाएगा। ये तमाम जो चीज़ें हैं, जो हिंदू से जुड़े हुए चीज़ें हैं, ये सब ब्राह्मण साहित्य में आती हैं। ब्राह्मणेतर साहित्य में जैन और बौद्ध धर्म आएगा, मतलब जैन ग्रंथ और बौद्ध ग्रंथों को ब्राह्मणेतर साहित्य में रखा जाएगा। वहीं लौकिक साहित्य में क्या आएगा, तो लौकिक साहित्य में ऐतिहासिक ग्रंथ आ जाएंगे, जीवनी ग्रंथ आ जाएगा, फिर आपका गल्प जो लिखे गए हैं वो गल्प साहित्य वो भी आ जाएंगे। ठीक है, तो इनको समझने का हम लोग प्रयास करेंगे। साथ ही अब अगला जब हम जाते हैं कि भाई इसमें कौन कौन से टॉपिक हैं, देखिए साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत हमें क्या करना है कि बहुत ज़्यादा वो हड़ल लेने की आवश्यकता नहीं कि बहुत सारा सब याद होना चाहिए। इसमें मूल रूप से क्या करना है कि आपको देखना है कि वेद थे, तो वेद के रचनाकार कौन है, वेदों में कितने आपके सूक्त हैं, ठीक है, कितने मंडल हैं, कितने मंत्र या ऋचाओं का वो किया गया है। साथ ही उपनिषद कितने होते हैं, उपनिषदों के रचनाकार कौन है, आरण्यक कौन है, आरण्यक का क्या अर्थ होता है, तो आरण्यक का अर्थ होता है, अरण्य मतलब होता है जंगल, ठीक है, तो अरण्य से निकला हुआ आरण्यक, अर्थात जिस ज्ञान को जंगल में लिया जाए वो आरण्यक होता है। उपनिषद, उप मतलब उपनिषद, यानी कि जिस ग्रंथ का ज्ञान गुरु के समीप जाकर लिया जाए उसको उपनिषद कहा जाता है। वहीं हमने देखा है कि इन्हीं वेदों को मॉडिफाइड करने के लिए रामायण महाभारत भी बने हुए हैं, जो कहीं ना कहीं यवनों के इतिहास और आर्यावर्त में आर्यों के इतिहास से जुड़ा हुआ है। वहीं स्मृति ग्रंथ हैं, जैसे आप देखे होंगे मनुस्मृति, नारद स्मृति, कात्यायन स्मृति, वत्सलायन स्मृति, कई स्मृति ग्रंथ हैं। तो उसमें जो मुख्य वहीं बाद हम देखते हैं 18 पुराणों की भी चर्चा है। तो 18 पुराण जो कहते हैं, आप जैसे कि हमारे यहाँ कहते हैं कि भारत में इतिहास लिखने का चलन नहीं था, लेकिन पुराण बताएंगे कि नहीं हम इतिहास लिखते थे, लेकिन हम इतिहास को थोड़ा अलग तरीके से लिखते थे। ठीक है, वो लिखने का तरीका क्या है। अब पुराण कहता है सर्गस्स प्रतिसर्गस्स वंशो मंत्वा राणीस्स वंशानुचरित सचैनम पुराणम पंचलक्षणम, यानी कि सर्ग प्रतिसर्ग वंशानुचरित जो हैं ये सारे मिला के क्या हैं, पुराण के 5 लक्षण हैं। ये चीज़ें वो आपको दिखाई देगी। तो कहीं ना कहीं भारत में इतिहास लिखने की परंपरा प्राचीन काल से ही रही है। बाद में जब व्यवस्थित इतिहास का क्रम देखेंगे तो हम देखते हैं कि जो पहली व्यवस्थित ऐतिहासिक पुस्तक जो भारत में लिखी गई है उसको कहते हैं जो वो है वो आपकी राज तरंगिणी है, जिसमें 8 तरंग हैं। ठीक है, इसको लिखा था कलहड़ ने लिखा, लेकिन कलहड़ की परंपरा को कुछ अन्य जो समकालीन उनके बाद के विद्वान जो आए या समकालीन भी कुछ लोग रहे, उन्होंने उस परंपरा को कलहड़ के बाद शुरू किया, जिसमें कलहड़, जोनराज, श्रीवर, प्रज्ञा भट्ट, उन तमाम नामों को हम देखते हैं। इसी तरीके से और भी बहुत प्रमुख किताबें हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि साहित्यिक स्रोत का बारीकी से अध्ययन करना है। अगला जो आएगा हमारा वो हो जाता है विदेशी यात्रियों का विवरण। तो विदेशी यात्रियों में क्या है, यूनानी रोमन लेखक हैं, चीनी लेखक हैं, फिर आपके अरबी लेखक हैं। तो आपने देखा होगा कि यूनानी लेखक में जो कौन कौन से प्रमुख हैं, तो हमने देखा है कि टेरियस है जो ईरान का राज्यवैद है, जो भारत का कहीं ना कहीं विवरण देता है। हेरोडोटस है, भारत की यात्रा नहीं करता है, लेकिन अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में भारत के बारे में थोड़ा सा जरूर वृतांत देता है। साथ ही सिकंदर के साथ कुछ लोग आए। जब सिकंदर ने भारत पे हमला किया तो ऐसा नहीं था कि पहले के राजा आते थे तो सिर्फ लूटने आते थे, क्योंकि सिकंदर का गुरु अरस्तु था और सिकंदर पूर्ण रूप से बौद्धिक व्यक्ति था, तो वो बौद्धिक भी था और कम उम्र में उसने पूरे वर्ल्ड को या पूरे विश्व को फतेह करने की कोशिश की थी। तो सिकंदर अपने साथ ज्योग्राफर, इतिहासकार, इन सब को लेके चलता था ताकि आगे आने वाली चीज़ों को, संस्कृतियों को समझने में या विश्व अभियान में उसकी वो मदद करें। तो हम देखते हैं कि नियार्कस है, अरिस्टोबुलस है, निस्क्रेटस भी है, तो मतलब 3-4 नाम उसके साथ जुड़ा हुआ है। वहीं हम यूनानी इतिहास में जब हम बात करते हैं तो यूनानी इतिहास में जो सबसे बड़ा नाम है वो मेगास्थनीज है, जिन्होंने इंडिका लिखा था। फिर उसी के साथ यूनानी इतिहास में ही एक अज्ञात लेखक की किताब है, पेरिप्लस ऑफ द एरिथनसी। तो पेरिप्लस ऑफ द एरिथनसी में कहीं ना कहीं भारतीय व्यापारिक मार्गों की चर्चा के साथ साथ भारतीय संस्कृति और सामाजिक जीवन और धार्मिक जीवन के बारे में भी खूब चर्चा की गई है। वहीं डाइमेकस को हम देखते हैं, डायनोसियस
हीसियस को देखते हैं, टालेमी को देखते हैं। टालेमी की लिखी हुई पुस्तक एक ज्योग्राफी का है, ठीक है, और प्लिनी की लिखी हुई एक पुस्तक है द नेचुरल हिस्ट्री, यानी कि नेचुरल हिस्टोरी का, उसकी प्लिनी की है। तो प्लिनी की लिखी हुई पुस्तक आपसे पूछी जा सकती है, टालेमी की लिखी हुई पुस्तक पूछी जा सकती है, या उनके द्वारा दिए हुए वृतांत जो हैं किस प्रकार से सहायक हैं वो आप समझ सकते हैं वहाँ पर। आगे हम बात करते हैं अरबी लेखन की। तो अरबी लेखकों में हम देखते हैं सुलेमान हैं, अल-मसूदी हैं, अल-बरूनी हैं। अल-बरूनी ने लिखी हुई जो उनकी प्रमुख पुस्तक है वो है तहकीके हिंद। तो तहकीके हिंद किस प्रकार से भारतीय इतिहास को समझने में सहायक है उसको भी समझने का प्रयास करेंगे। अन्य अगर बात करें लेखकों की तो तिब्बती लेखक हैं तंग्यूर के लेखक लामा तारानाथ, उनकी हम चर्चा कर सकते हैं। वहीं श्रीलंका से जुड़ा हुआ एक लेख है, अगर पड़ोसी जगह पर हम जाते हैं तो हम पाएंगे कि दीपवंश महावंश, ये 2 पुस्तकें लिखी गई हैं। तो कहीं ना कहीं बौद्ध धर्म का जो प्रसार हो रहा था, तो बौद्ध धर्म से जो प्रभावित होकर जो विदेशी विद्वान जो भारत में आ रहे थे वो भी भारत के बारे में कुछ न कुछ लिखते थे, तो उससे भी हमारे ऐतिहासिक स्रोत के बारे में काफ़ी कुछ पता चल जाता है। तो आपने देखा अभी तक कि हम लोगों ने इतना बात किया, उसके साथ साथ इस लेसन में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए कि क्या करना है, तो उसमें इस चैप्टर में आपको प्रमुख ऐतिहासिक शब्दावलियों को समझना होगा। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ यह है कि बहुत सारे जो छात्र होते हैं हमारे, उनको ये मालूम नहीं होता है कि ऐतिहासिक शब्दावली क्या करना वो लेकिन ऐतिहासिक शब्दावली से हर बार क्वेश्चन होता है। अब आपसे मैं कहूँ कि आर्कियोलॉजी क्या होता है, तो आर्कियोलॉजी के अंतर्गत पुराशास्त्र का जो अध्ययन किया जाता है वो आर्कियोलॉजी के अंतर्गत आता है। वहीं एपिग्राफी क्या होता है, तो आर्कियोलॉजी से ही एपिग्राफी जुड़ा हुआ है। ये शब्दावली जब आप करेंगे तो आपको समझ में आएगा। वहीं पोलियोग्राफी क्या होता है, कि पैलियोग्राफी क्या है, या न्यूमिस्मेटिक्स क्या है। न्यूमिस्मेटिक्स अभी मैंने बताया था, भी बहुत सारा चीज़ इसमें मैं आप लोगों से चर्चा भी कर चुका हूं, तो आप उसको वहां से आप एज इट इज कर सकते हैं। वही मेगालिथ क्या कहा जाता है, या मेगालिथ किसको कहते हैं, तो इन सब चीजों को कहीं ना कहीं आप करेंगे तो आपको इससे ज्यादा फायदा होगा। यानी कि पहले चैप्टर में हम लोग थोड़ी मोटी चर्चा मैंने की है आप लोगों से कि आपको पढ़ना क्या है, ठीक है। तो आप अगर चाहें तो एनसीईआरटी को वहां से आप कहीं से मार्केट से परचेज करें, या फिर एनसीईआरटी सार भी मिलता है, तो एनसीईआरटी सार पढ़ने की नहीं आपको, आप सीधा एनसीईआरटी पढ़िए। थोड़ा मेहनत लगेगा, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आप बिल्कुल ठोस तैयार होंगे। और मैंने जिन जिन मुद्दों को बोला है उन मुद्दों को जरूर अपने आप लेखन में, अपनी पढ़ाई में शामिल करें, उसको हाईलाइट रखें। वहाँ से आप देखेंगे, अब जैसे आपने देखा कि मैंने इतनी सारी चीज़ें बोल दी, तो आप ये मत समझिए उससे बहुत सारे प्रश्न भी आए हुए हैं।